हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके सामने बीएसटीसी का जो अभी रिसेंटली थर्ड पेपर हुआ था, थर्ड पेपर का रीजनिंग वाला सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब क्लास यहाँ पर तुम्हें अपलोड करवाई जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं लूंगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि किसी बच्चे ने रीजनिंग कतई नहीं पढ़ी है, मैं तो ये कह रहा हूँ एक भी क्लास अटेंड नहीं करी और वो केवल मात्र अपना सॉल्यूशन देख लेगा, केवल सॉल्यूशन देखने से निश्चित तौर पर आप लगभग 40 क्वेश्चन एग्जाम में सही कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतना ज्यादा हाई तौबा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगभग आपके लिए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको लेकर यहाँ पर आया हूँ। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबका लेवल मैंने जो आपका बीएसटीसी का पेपर रहने वाला उसी हिसाब से सेट किया हुआ है। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। कौन से स्थान पर भैया? चौथे स्थान पर आएगा। तो आपको पता है इसको चेक कैसे करते हैं? शब्दकोश वाले शब्दों को चेक करने का तरीका है, सबसे पहले पहला पहला अक्षर देखो। देखो पहला पहला अक्षर सब में सेम है का नहीं पता चला, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे अक्षर में आगे बढ़ते जाएं। दूसरा अक्षर ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, मतलब दूसरे से भी पता नहीं चला। इसके बाद तीसरा एन 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 एन, नहीं पता चला। तो आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखो सी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर कौन है? सी। मतलब चौथे पर यदि पूछा है ना, तो चौथे पर जिस ऑप्शन में SANSKRIT मतलब संस्कृत बन रहा है, ये भैया किस स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पहला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इसमें कहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अर्धांश को दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहला अर्धांश जो होता है ना वो ए से और एम तक होता है। ए से और एम तक पहला अर्धांश और एन से जेड तक दूसरा अर्धांश होता है। अच्छा, दोनों हाफ एंड है, दो अर्धांश है, इसको पूर्वार्ध का इसको उत्तरार्ध का दोनों अर्धांश है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा है ना, वो ये कहा है कि भैया यदि दूसरे अर्धांश को विपरीत कर दें, मतलब पहला अर्धांश तो सेम रहेगा लेकिन दूसरे को विपरीत कर दें, तो ये कहां से कहां तक चला जाएगा? जेड से एन। यदि विपरीत करेंगे जेड के बाद वाई के बाद एक्स, इस प्रकार से अर्धांश विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या किया? ये तो चलो हमने अर्धांशों को विपरीत कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है बाईं ओर से 21वें अक्षर के, पहली बात तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के कहां आना है? बाएं। तो समान दिया है बाया और बाया, इसका मतलब घटाना है कि जोड़ना है? घटाना है। जब भी समान स्थिति दे तो घटाना है। तो भैया 21 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 16 बचा। 16वां अक्षर किधर से? बाईं ओर से। 16वां अक्षर किधर से? बाईं ओर से। और बाया छोर कौन सा है? ए वाली साइड से गिनना। किधर से गिनना चालू करेंगे? ए वाली साइड से 16वां अक्षर पूछा है। तो मुझे बताओ एम तक तो 13 हो गए, एम तक कितने हो जाएंगे भैया? 13, क्योंकि अर्धांश है ना, तो एम तक 13। इसके बाद 14वें नंबर पर जेड, 15वें पर वाई और 16वें पर कौन आएगा? एक्स आएगा। कौन आएगा भैया? एक्स आएगा। तो एक्स है क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। इसमें कहा यदि किसी कूट भाषा में पेंटर को एसियन ऐसे लिखा जाता है, तो बताओ फिर भाई साहब राइटर को क्या लिखा जाएगा? यहां पर यदि तुम देखो ना, तो एक छोटी सी सीरीज बनती है। यदि पी में मैं +3 करता हूं, कितना करता हूं? +3, तो पी के बाद पी का नंबर 16 और 16 3 19 आता है। ए के बाद +2 करता हूं, 1 और 2 3 हो जाता है, तो 3 पर सी है। यहां 9 और 3 12, 14 और 2 16, 20 और 3 23, 5 और 2 7, मतलब +3 +2 +3 +2 किया है। यहाँ पैटर्न क्या निकल के आ रहा है? +3 +2 +3 +2, इस प्रकार से पैटर्न निकल के आता है। तो हमें जो पूछा है ना उसमें भी यही पैटर्न लगाना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना? +3, डब्ल्यू का नंबर 23, 23 और 3 कितना? 26, 26 पर कौन आएगा? जेड। अब करना +2, पहले +3 अब की बार +2, 18 और 2 कितना? 20, 20 पर कौन आएगा? टी। अब की बार +3, 9 और 3 12, एल +2, 20 और 2 22, 22 पर बी आएगा, 5 और 3 8, 8 पर एच आएगा। इसके बाद +2 करना है ना, +3 +2 +3 +2 +3 और +2, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, और 20 पर कौन आएगा?
टी आएगा, मतलब ZTLVHT है क्या कोई ऑप्शन? लास्ट में टी इसमें है, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भैया? बी करेक्ट है। इसके बाद आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि किसी कूट भाषा में, यदि कोई यहाँ पर ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, यदि यहाँ का है कि यदि भैया मैंगो को ये लिखा जाए, अच्छा इसमें देखते हैं ना तो पैटर्न क्या है। एम का नंबर कितना है? 13, तो सीधा इसने गुना 1 किया है, 13 गुना 1 13। ए को इसने 2 लिख रखा है, मतलब गुना 2 किया है, 1 गुना 2। एन को इसने 24 लिख रखा, एन को 42 है, एन का नंबर कितना? 14, 14 को गुना 3 करेगा तो कितना आएगा? 42। फिर इसके बाद 7 गुना 4 28 आ गया। अच्छा ओ का नंबर 15 गुना 5, 15 5 75, मतलब गुना 3 गुना 4 गुना 5। इस प्रकार से इसने यहाँ एक पैटर्न अप्लाई किया है। अच्छा आगे दूसरा भी शब्द दिया है, दूसरा शब्द दिया भैया ग्रेप। यदि ग्रेप को क्या लिखा जाए? 7 36, तो देखो 7 एकम 7 18 दूने 36, 1 तिया के 3। अच्छा ठीक है, ये हो गया 16 चौका 64 5 5 25, मतलब ये इसने गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इस प्रकार से किया है। तो सबसे पहले मुझे गुना 1 करना है, ए का नंबर कितना? 1 गुना 1 1 आएगा, ठीक है। पी को गुना 2 करना है तो 16 गुना 2 16 दूना 32। अब की बार 3 करना है, 16 3 48, गुना 4 करना है 12 चौका 48, गुना 5 करना है 5 25। तो ये निकल के आता है गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना कितना करना भैया? 5। 1 32 48 48 25, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बैठता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है? डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 5 पर। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। अच्छा इसमें कोई एक जगह खाली छोड़ दी और आपसे पूछा है कि इस खाली जगह में क्या आ सकता है। तो यदि मैं देखूं ना तो पी का नंबर 16, 16 में से घटाया 3, चलो ठीक है भैया 13 आ गया। लेकिन आगे मुझे पता नहीं, तो आगे भी चेक करें। 7 में से -3 किया, 4 में से -3 किया, मतलब -3 ही करना है। यहाँ भी कितना किया? -3। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 पर कौन आता है? जे। अच्छा जे के साथ कुछ है क्या? तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, केवल 2 ही ऑप्शन में जे है। चलो ठीक है, ये आई है, आई के साथ 13 है। चलो आगे चेक करें। यहां पर देखो कितना किया? +5। अच्छा यहाँ कितना करें पता नहीं, लेकिन यहाँ कितना किया? +11। यहाँ कितना किया? +13। इसका मतलब 2 आगे जोड़कर कर रहा है। तो यहाँ 5 के बाद कितना करें? +7 करें क्या? 8 और 7 15 करके देखते हैं एक बार। ये मैंने किया +7। अब की बार मतलब यहाँ +9 होना चाहिए, तो देखो +9 ही हुआ है क्या? +9 ही हुआ है। 15 और 9 24। इसका मतलब जे के साथ क्या आएगा भैया? 15 आएगा। जे के साथ क्या आएगा? 15। तो कोई ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। मोहन की सास, अच्छा इसने कहा है एक आदमी कोई मोहन है, ठीक है भैया। मोहन की सास की इकलौती पुत्री, मोहन की कोई सास होगी और इस सास की इकलौती पुत्री, मतलब मोहन की कौन हो गई? पत्नी हो गई क्या? मोहन की पत्नी का पुत्र। अच्छा इस पत्नी का कौन भैया? पुत्र। ये इस मोहन की पत्नी हो गई ना, इस पत्नी का पुत्र हो जाएगा कोई, ठीक है। मोहन से किस प्रकार संबंधित होगा? मतलब पत्नी के पुत्र को मोहन क्या बुलाएगा? पुत्री तो बुलाएगा। तो यहाँ कोई ऑप्शन है क्या? बेटा। कौन सा? टा, बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्न में से सही संबंध को प्रकट करने वाले शब्द को चुनिए। जैसे मुझे बताओ, दीर्घ का विलोम क्या है? लघु। दीर्घ मतलब बड़ा और छोटा मतलब लघु। ऐसे विस्तृत का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। तो विस्तृत का क्या होगा? संकीर्ण मतलब छोटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं, जिस प्रकार 1 किलोग्राम, अच्छा इसने कहा है भैया 1 ग्राम, 1 ग्राम किससे संबंधित है? 1 केजी से। तो मेरे अनुसार इसका यदि मैं लिखूं तो 1000 ग्राम लिख देता हूं। 1 ग्राम को किससे संबंधित किया? 1000 ग्राम से। 1 मीटर, 1 मीटर भैया किससे संबंधित है? 1 किलोमीटर। ये भी बेसिकली यदि समझोगे तो 1000 मीटर है क्या? तो इसने कहा 1 पैसा किससे संबंधित होगा? 1 किसके बारे में कहा है भैया? पैसा। तो यदि यहां मैं देखता हूं ना तो इसका 1000 गुणन है, 1 का 1000 गुणन 1000 ग्राम, 1 मीटर का 1000 गुणन 1000 मीटर। तो 1 पैसे का 1000 गुणन मतलब 1000 पैसा लिख दूं क्या? और 1000 पैसा लिख दूं क्या? और 1000 पैसा बराबर तो 10 रुपए होता है भैया। कितने रुपए होगा? 10 रुपए। इसका मतलब कोई ऑप्शन है क्या? 10 रुपए से। यहां पर क्या संबंध निकला? 10 रुपए से। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करता हूं। इसमें कहा गया है यदि प्लस का अर्थ इंटू है, इस प्रकार की मैथमेटिकल जो रिएक्शंस है इसमें आपको ध्यान में रखना है, गणितीय संक्रियाएं। इसमें दोस्तों जो आपने कहा है ना इस क्वेश्चन ने, उसको मान के चलना है कि भैया यदि प्लस वाला सिंबल आता है तो इसका अर्थ इंटू है। अब तुम्हें यही मानना है, जहां प्लस आएगा उसको इंटू मानना है। माइनस का अर्थ प्लस है,
इंटू का अर्थ भाग है, ठीक है भैया, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस हो तब। अब ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण में बदलाव करो और क्या आ सकता है, ठीक है चलो चेक करते हैं। अच्छा इसने पहले पहले कहा है यदि 6, अब क्या है माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या दिया है, प्लस। 6 प्लस कितना कर दूं, 9, ठीक है भैया। अब प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, इंटू, इंटू कर दिया मैंने 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इंटू है, इंटू का अर्थ क्या है, भाग, भाग का मतलब 3 का भाग देना है, ठीक है। फिर क्या है, भाग, और भाग किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को, मतलब कितना भैया, -20 है, यही है क्या। अच्छा काट के देखो, ये करता है 3 से 3 बार। 8 दिया के बोर्ड मास का नियम ये कहता है, एक बात ध्यान में रख लेना, ये एक नियम बनेगा बोर्ड मास का, जब मैं तुम्हें गणितीय संक्रिया पढ़ाऊंगा ना तो एक नियम बनता है। बोर्ड मास का नियम कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, किसको सॉल्व करना है, कोष्टक को। इसके बाद ओ रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, मतलब का, इसको आपको फिर इसके बाद ऑफ को करना है। फिर डिवीजन मतलब भाग को, फिर मल्टीपल मतलब गुना को, इसके बाद एडिशन मतलब जोड़ को, और लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन मतलब बाकी को करना है। ये तो हो गया भैया ब्रैकेट, ये हो गया का, ये भाग हो गया, ये गुना हो गया, ये प्लस हो गया। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में ये आपको चेंज करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। अच्छा पहले डिवीजन को किया तो मैंने भाग दे दिया, कितना हो गया, 3 आ गया। 8 के आगे कितना, 24, मतलब 6 प्लस 24 माइनस कितना है, 20 है। अच्छा प्लस का कितना हो गया, प्लस का तो 30 हो गया, और माइनस का 20, मतलब भैया 30 में से किसको घटाना है, 20 को, तो कितना बचा, 10। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको समझना ही होगा किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन से डीलिंग करनी है। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर सॉरी। ये देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो जिस प्रकार से उसने कहा है ना पहले उसको समझना। यहाँ कहा है कि भैया यदि, यदि प्लस किसको, यदि माइनस किसको, इसने जो कहा है पहले उसको मानो, आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। निम्न में से असंगत को पहचानी, अब इसमें असंगत कौन सा हो सकता है, असंगत को पहचानना है। तो देखो ये जितने भी है ना, ये सब रूढ़ नंबर है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। रूढ़ नंबर भैया अभाज्य संख्या है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन जो 27 है ना, ये डिविजिबल नंबर है, मतलब भाज्य है। ये 27 कौन है, भाज्य। इसका मतलब अलग कौन है, डिफरेंट कौन है, अलग कोई चुनना है ना, तो डिफरेंट कौन है, 27। क्योंकि बाकी तो सब में देखो, यदि मैं देखता हूं तो कई अंक सब में साथ साथ है, तो ऐसा इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राम ने कहा, कहने वाला कौन है भैया, राम। राम ने कहा यह लड़की, मतलब कोई लड़की है, ठीक है भैया, यह लड़की मेरी माँ, मतलब मैं कौन हूं, राम, और मेरी माँ, ठीक है, के पोते, इस माँ का कोई पोता होगा, मतलब राम का पुत्र इसका पोता होगा क्या, अरे राम का पुत्र पोता ही तो होगा। ये कहा है कि राम ने कहा कि मेरी माँ के पोते, पोता मतलब माँ का पोता किसका पुत्र, राम का पुत्र, ठीक है भैया, पोते की पत्नी, अच्छा पोते की पत्नी है, और इस पत्नी की कौन है, पुत्री है। अरे भैया ये जो लड़की है ना, इस पत्नी की पुत्री है, मतलब पोते की हो या फिर किसकी हो, इसका पुत्री तो है। ये तो बेसिकली राम का कौन है, पुत्र, और पुत्र की पत्नी की लड़की मतलब पुत्र की लड़की, और पुत्र की लड़की के लिए राम क्या होगा, तो दादा हो गया ना, कौन हो गया भैया, दादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। एक बार दोबारा समझा देता हूं, देखो इसको समझना है। इधर देखो इसने पहले कहा क्या है, ये कहा गया भाई, इसको समझो, एक बार दोबारा समझा देता हूं। इसमें कहने वाला कौन है, राम है। राम ने कहा ये जो लड़की है ना, ये लड़की होगी कोई ना कोई, उस लड़की के बारे में कहा है, इस लड़की के बारे में कहा है कि इसकी माँ के कौन पोता, अच्छा माँ का पुत्र, और माँ के पुत्र का पुत्र कौन होगा, पोता होगा क्या, तो माँ के पोते की कौन है भैया, अरे पोते की कौन है, पत्नी, और इस पत्नी का, पत्नी की कौन है, ये लड़की है। इसका मतलब पोते की लड़की हो गई, माँ के की। लेकिन ये राम का तो कौन है, देखो सुनो मेरी बात, ये 7 पीढ़ी का जो रिश्ता होता है, इसमें सबसे पहले तो स्वयं को रखना है, किसको रखना है, स्वयं। और स्वयं से पहले जो पीढ़ी निकल गई ना, वो हमारे पिताजी की निकली, किसकी पीढ़ी निकली, पिताजी की। और इससे पहले जो पीढ़ी निकली वो हमारे दादाजी की निकली, किसकी निकली भैया, दादाजी की। और उनसे भी पहले जो पीढ़ी निकली वो परदादा की निकली। इस प्रकार से ध्यान में रखना, किसकी निकली, परदादा की। अच्छा स्वयं पर आ गया, अब मैं चलता हूं आगे। स्वयं के बाद कौन, बेटा, स्वयं के बाद कौन होगा, बेटा, और बेटे के बाद कौन होगा, पोता।
और पोते के बाद होता है पड़पोता। पोते के बाद कौन होता है भैया, पड़पोता। अच्छा, इसने क्या कहा है कि राम कहने वाला राम की माँ है, राम की कौन है, माँ, मतलब यहाँ पिता या माँ पर आ गया। अब पिता का कौन, पहले तो इस जो माँ है ना, इस माँ का भैया पोता, मतलब सेकंड स्टेप पर जाओ, स्वयं राम, राम का कोई बेटा, राम का कोई बेटा होगा और बेटे का पोता होगा, मतलब एक स्टेप पीछे चला गया, क्या एक स्टेप पीछे चला गया, पोता कह लो नाती कह लो, तो भैया नाती की पत्नी, अरे नाती की पत्नी की कौन है, लड़की है, तो दादा होगा, किस प्रकार से संबंधित होगा, दादा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये जो निर्देश है ना, ये 12 से 14 के लिए है। इसमें कहा है निम्न सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहले तो इसने कहा है कि पी क्यू आर एस, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, ये 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। अच्छा, खड़े या बैठे हैं, तो सबसे पहले सर्किल बनाना है, और सर्किल है ना तो 7 व्यक्ति भी बनाओ, एक हो गया, 2 3 4 5 6, और कितने व्यक्ति हो गए भैया, 7 व्यक्ति हो गए। 7 व्यक्तियों को मैंने सर्किल पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दिया। अब इसने कहा है एस, अब कहना क्या चाह रहा है, देखो सुनो मेरी बात, एस आर अथवा टी का पड़ोसी नहीं है, मतलब एस है ना वो आर और टी के बगल में नहीं आ सकता, पड़ोसी नहीं मतलब आर और टी के बगल में नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसने कहा है आर और टी का पड़ोसी नहीं है। फिर कहा है पी क्यू और आर का पड़ोसी। अच्छा मुझे बताओ, पी किसका पड़ोसी है, क्यू और आर का। पड़ोसी का मतलब होता है दोनों के पास में होना, पड़ोसी का मतलब दोनों के पास में होना। अच्छा, दोनों के पास में, तो अब मैं कहीं बैठा सकता हूँ तीनों पर्सन को, लेकिन ये आएंगे ऐसे ही, पक्की बात है क्या, यदि इस प्रकार से आएंगे तो चलो मैं इनको बैठा देता हूं भैया, ये मैंने बैठा दिया, चलो मान लो बीच में तो पी आएगा, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि यहाँ आर आ सकता है और यहाँ क्यू आ सकता है, और यहाँ क्यू आ सकता है, और यहाँ किसी भी स्थान पर क्यू और आर तो किसी भी स्थान पर आ सकते हैं। यदि यहाँ आर आया तो यहाँ क्यूब आएगा, यदि यहाँ आर है तो यहाँ कौन आएगा, क्यूब आएगा। अब इसमें आगे पढ़ो, चलो कहता है कि भैया बी जो एस के, बी जो एस के कहाँ है, अब यहाँ समझना, यदि मैंने आर को यहाँ बैठाया तो एस को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, यदि आर को यहाँ बैठाया तो एस को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, तो एस के लिए मैं दो जगह में से किसी एक जगह को चयन करूंगा। लेकिन इसने कहा है वी जो एस के कहाँ है, वाएं कौन सा है भैया, दूसरे स्थान पर है, एस के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, वी। इसका मतलब तुम एस को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि बाएं दूसरे स्थान पर आओगे ना तो कौन आ रहा है, पी आ रहा है, यहाँ बैठाओगे तो कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो इस प्रकार से हम नहीं बैठा सकते। तो भैया किसको बैठाना होगा, फिर एस को यहां बैठाना होगा, एस के बाएं कौन सा, दूसरा, पहला और दूसरा कौन है, वी है, ये बायां इस प्रकार से होता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से बैठा हो तो इसका बायां, यदि क्लॉकवाइज चल रहा हो उनमें सर्किल की तरफ हुए तो क्लॉकवाइज में वामावर्त घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में दक्षिणावर्त घूमते हैं। ये बैठ गया भैया बी। अब इसने कहा है ये यूर टी के पड़ोस में है या यूर टी के मध्य है, यूर टी के कहाँ है, मध्य। अच्छा मेरी बात सुनना, यदि यहाँ एस आया, यदि यहाँ कौन आया, एस, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि भैया यहाँ पर, कि भैया यहाँ पर आर नहीं हो सकता। यदि यहाँ एस है ना तो यहाँ आर नहीं, मतलब कौन होगा, क्यू, क्योंकि आर है ना उसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए एस को, ठीक है। अच्छा और कहा है कि यदि यहाँ आपने क्यू बैठाया तो यहाँ कौन आएगा, आर आएगा, ठीक है भैया। अब देखो इसने कहा है कि ये टी का भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए एस, इसका मतलब टी यहां भी नहीं आ सकता, तो टी कहाँ आएगा, यहां आएगा। वैसे भी ये यू और टी के बीच में था बी, तो यहाँ कौन आएगा, यू। इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। अब चाहे एक बार जब मैंने इनको बैठा दिया ना तो कितने क्वेश्चन पूछ ले, एक बार बैठा दिया तो कितने क्वेश्चन पूछ ले, कोई यहाँ पर हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसने कहा है आर का स्थान क्या होगा, आर के बारे में पूछ रहा है कि आर का स्थान क्या है। अब एक एक ऑप्शन को मैं चेक करता जाऊंगा, आप बताते रहना कि ये हो सकता है क्या ये हो सकता है, ठीक है भैया। अच्छा इसने कहा है आर क्यू के बाएं दूसरा है, देखो क्यू के बाएं दूसरा है क्या, आर नहीं है, दाएं है, ये कौन सा दूसरा है, दाएं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यू के दाएं तीसरा है, यू के कहा, दाएं, देखो यू के दाएं तीसरा है कि दूसरा, दूसरा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पी के एकदम दाएं है, पी के एकदम दाएं है कि बाएं है, एकदम दाएं है, अरे पी के एकदम बाएं है, इसमें क्या दिया है, दाएं, मतलब नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन होगा। पी के एकदम दाएं थोड़ी है, पी के एकदम कहाँ है, बाएं है, जबकि इसमें क्या दिया है, दाएं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
आया समझ में? इसके बाद आगे चलते हैं। यहां यदि बाएं दे देता पी के एकदम बाएं तब तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ एकदम दाएं दिया तो ये भी गलत होगा। फिर देखो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा देखो ये पड़ोसी है क्या, पहला पहला क्या कह रहा है, वी यू और टी के मध्य में है क्या, देखो बी यू और टी के मध्य में है क्या, सही है। इसने कहा सही नहीं है तो पहला सही है। पी क्यू के एकदम दाएं है, देखो पी क्यू के एकदम दाएं है क्या, एकदम दाएं है, मतलब दूसरा भी इसमें सही है। टी आर का पड़ोसी है, देखो टी आर का पड़ोसी है क्या, है, तो तीसरा भी भैया इसमें सही है। एस यू के बाएं है, एस यू के बाएं है, देखो एस यू के बाएं हैं कि दाएं हैं, एस यू के दाएं हैं, तो इसमें कौन सा गलत पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है भैया, गलत है। इसके बाद आगे चले, इसने कहा है यदि टी व यू, यदि टी और यू अपने स्थान बदल लें। अच्छा पहले तो मुझे बताओ इनकी अरेंजमेंट जो भी बनी थी ना वो इस प्रकार की बनी थी, 7 व्यक्ति थे, मैं अभी बता देता हूं आपको, 7 व्यक्ति थे, एक बार देख लेना चाहो तो भले आप। ये बैठा था, अच्छा क्यू एस यू इस प्रकार से बैठा, क्यू एस यू, यहाँ बी, यहाँ टी और यहाँ आर, इसी प्रकार से बैठा था ना, इसी प्रकार से तो होगा। अच्छा ये वी है, 6 व्यक्ति हुए, तो 3 और 3 6, एक और व्यक्ति है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर कौन है भैया, पी, इसी प्रकार से है। हाँ इसी प्रकार से। अब इसने कहा है कि यदि टी और यू आपस में स्थान परिवर्तित कर लें, इंटरचेंज किया है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब है टी की जगह पर तो आ जाएगा यू, यहाँ तो कौन आ जाएगा टी, और यू की जगह पर कौन आ जाएगा टी, इस प्रकार से इन्होंने अपने स्थान क्या कर लिया भैया, परिवर्तित। यू की जगह पर कौन आया टी, और टी की जगह पर कौन आया यू आ गया। अब इसने कहा है तो टी का स्थान क्या होगा, अब टी कहां पर है, यहाँ है, टी कहाँ है भैया, यू की जगह है। ठीक है, पूछा क्या बताओ, टी का स्थान पूछा है, एस के एकदम दाएं है क्या, एस के एकदम दाएं नहीं, एस के एकदम बाएं, तो पहला गलत है। वी के एकदम दाएं, वी के एकदम दाएं है क्या, देखो वी के एकदम दाएं है क्या, ठीक है वी के एकदम दाएं है, या दाएं नहीं यहाँ पर बाएं था, देख लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। बी के एकदम बाएं है, यहाँ क्या है भैया, बाएं, तो बी के एकदम बाएं थोड़ी है, बी के तो एकदम दाएं है, तो ये भी गलत होगा। आपके ऑप्शन में यहाँ बाएं लिखा हुआ है, यहाँ दाएं लिख दिया, बाएं है। अच्छा वी और एस के मध्य है क्या, देखो वी और एस के मध्य है क्या टी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वी और एस के मध्य तो है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक बार डी को भी चेक कर लेते। क्यू के एकदम बाएं है क्या, क्यू के एकदम बाएं है क्या, नहीं है भैया, क्यू के एकदम बाएं तो ऐसे, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ये तो गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, यदि कल के बाद का दिन, अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले तो आज होगा, सबसे पहले तो कौन होगा, आज, और आज के बाद कौन आएगा, कल, और कल के बाद का दिन मतलब ये वाला दिन दिया है क्या, ये वाला दिन कौन सा वार है, बृहस्पतिवार है, ये वाला दिन कौन सा भैया, बृहस्पतिवार है। तो बताओ आज से 133 दिन बाद, तो सबसे पहले यदि ये बृहस्पतिवार है तो इससे एक दिन पहले ये कौन सा वार होगा, बुधवार, और ये कौन सा वार होगा, मंगलवार। इसका मतलब आज कौन सा वार होगा भैया, मंगलवार, और मंगलवार के 133 दिन बाद, इसके 133 दिन बाद पूछा है, तो 133 दिन बाद के लिए 133 दिन आगे जाए क्या, 133 दिन आगे जाने की बजाय तुम जाओ भैया ऑड डेज में, मतलब शेष से मतलब रखो, तो 133 में यदि 7 का भाग देता हूं तो ऑड बचा क्या कुछ, देखो 7 एकम 7, ठीक है भैया 7 एकम 7, फिर कितना बचा 6, 9 7 63, 19 बार भाग गया, ऑड बचा क्या कुछ नहीं बचा, तो जीरो शेष रहा, क्या रहा जीरो। इसका मतलब 133 दिन बाद भी आज के कौन सा वार है, यदि मंगलवार है तो 133 दिन बाद भी कौन सा ही बार होगा, मंगलवार ही होगा, कौन सा वार होगा भैया, मंगलवार, तो मंगलवार है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्न में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। अरे ये तो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की है, मुंबई महाराष्ट्र की है, ठीक है, पेरिस फ्रांस की है, और ये भैया जो लंदन है ना ये ब्रिटेन की है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है कंट्री है, ये वाली कंट्री है, ये वाली कौन है कंट्री, तो 3 तो इसमें देश की राजधानी, बाकी ये जो मुंबई है ना ये तो राज्य की राजधानी है, स्टेट की राजधानी है, तो ये 3 में भिन्न कौन सा है, मुंबई वाला, हालांकि होने को तो राजधानी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन है। अब इसने कहा है आर लंबा है टी और एस से, अच्छा आर लंबा है भैया किससे, टी और एस से,
परंतु P से छोटा है, मतलब P से छोटा है, ठीक है। Q लंबा है S और R से, लेकिन P से छोटा है। अच्छा देखो, इसने कहा है कि Q है ना वो लंबा है किससे, S और R से, लेकिन P से छोटा है। तो P से छोटा मतलब कौन आएगा, Q। और R से लंबा है, S का मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है भैया, ये मैंने बैठा दिया। T सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब यही तो व्यक्ति है मेरे पास, यही है कि T सबसे छोटा नहीं है, तो T के लिए जगह बचती है ये। तो फिर ये लास्ट वाली जगह किसकी, S की। अरे लास्ट वाली जगह किसकी बचती है, S की। अब बताओ, मैंने बैठा दिया कि इनको बिठा दिया ना। तो लंबाई में दूसरा लंबा कौन है, दूसरा लंबा कौन है, T है सबसे। अच्छा, लंबाई में दूसरा लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन, P, और दूसरा लंबा कौन, Q। तो भैया कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, लंबाई में दूसरा लंबा कौन है, Q है। आया समझ में। इसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 18 पर। इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे मैंने तुम्हें एक पहले करवाया था ना क्वेश्चन नंबर 9, सेम ये है। यहाँ इसने कहा यदि प्लस का चिन्ह है ना, वो तो भाग को, प्लस को किससे रिप्रेजेंट कर देना, भाग से। इसके बाद आगे क्या कहा भैया, इसके बाद कहा है इनटू का चिन्ह है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है। इनटू का चिन्ह है ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस को। माइनस का चिन्ह है ना वो इनटू को, माइनस वाला चिन्ह किसको, इनटू को। और भाग वाला चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को। भाग वाला चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को। यदि ये है तो बताओ इनको चेंज कर लें। अच्छा 36, इसके बाद माइनस है तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू को, यहाँ 6 आएगा। फिर प्लस है, प्लस किसको, भाग को, भाग कितना 3। फिर कौन है, इनटू, इनटू किसको, प्लस को, प्लस 5। फिर कौन है, भाग, भाग किसको, माइनस को। यदि ये 75 के बराबर आ जाता है तो ये वाला सही होगा, डायरेक्ट डी ऑप्शन मैंने आपको बताया। अच्छा पहले भाग देना है, 6 में 3 का भाग दिया तो 2। अब 36 गुना 2 कितना हो जाएगा, 72। 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा भैया, अरे 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 77। और 77 माइनस 3 है तो 74 आएगा। यहाँ पर 75 गलत कर दिया, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन होगा ना उसमें 74 ही होगा। कितना होगा, 74। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भैया, अरे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पर 75 नहीं, यहाँ पर 74 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 74 होगा। अब देख लो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है, नहीं बड़ा ही अच्छा है। यहाँ इसने किया है 9 गुना 3, 9 या 27 माइनस 3 कितना हो गया, 24। जो संबंध 9 का 24 से, वही संबंध ये किससे होगा। तो यहाँ पर 3 रख के देखो एक बार, 3 गुना 3 कितना करोगे, 9, और 9 में से घटाओगे 3, 3 गुना 3 करोगे तो 9, और 9 में से घटाओगे 3 तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब यहाँ क्या बैठता है, सही 3 बैठता है। तो 3 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये क्वेश्चन है, इसने कहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के लड़कियों की तुलना में 2 गुना है। ऐसे पढ़ते जाओ और समझते जाना। अच्छा इसका मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2 है, तो लड़के 2 गुना है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि लड़के तो 40 है और लड़कियां कितनी है, 20 हैं। लड़कियां कितनी है, अब देखो लड़के दुगने हो गए क्या लड़कियों से, ठीक है। अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर है, 40 तो कौन है, बॉयज, और गर्ल्स कितनी भैया, 20, ठीक है। इसने कहा है अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर है। ये जो अनीता है ना, ये शीर्ष से 17वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर कौन है, अनीता, ठीक है, 17वें स्थान पर है। इससे आगे 9 लड़के हैं, तब बताओ इससे पीछे कितनी लड़कियां होंगी। मुझे बताओ यदि अनीता 17वें स्थान पर है तो इससे आगे टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 16 होंगे क्या, अरे कितने होंगे, 16 होंगे। और इन 16 में से 9 तो लड़के हैं, 16 में से 9 तो कौन है, बॉयज हैं। 16 में से 9 तो कौन है भैया, बॉयज है। तो मुझे बताओ 16 में से लड़कियां कितनी होंगी, 7। अरे 16 में से 7 कौन होंगी, गर्ल्स। इसका मतलब अनीता से पहले लड़कियां कितनी है, 7 है। और अनीता भी तो खुद एक लड़की है, तो अनीता तक कितनी लड़कियां हो गई, 8 लड़कियां हो गई। कि अनीता तक कहा है मैंने, अनीता भी तो एक लड़की है, तो अनीता तक कितनी लड़कियां हो गई, 8। अब बताओ इसने पूछा है उसके पीछे, मतलब अनीता के पीछे स्थान प्राप्त करने वाली कितनी लड़कियां हैं। अरे 8 तो अनीता तक हो गई, 8 किस तक हो गई भैया, अनीता तक। 8 किस तक हो गई, अनीता तक। अनीता के बाद जो 20 में से बची वो बाद ही आएंगी, कितनी बची, अरे कितनी बची, यहां पर बची भैया 12। तो 12 कहेंगे इसके बाद, 12 कहेंगे इसके बाद। तो ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। समझ में तो आ रहा है ना ढंग से, एक एक क्वेश्चन का मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। अब इसने कहा है भैया एक मोहिनी नाम की कोई लड़की है, वो उत्तर दिशा में, मोहिनी है ना, मोहिनी, वो उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलती। अच्छा ठीक है भैया,
ये मोहिनी ने चलना प्रारंभ किया और ये चली उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर, ये मीटर लिख दिया कोई बात नहीं। 5 किलोमीटर चलने के बाद मोहिनी उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चली और चलने के बाद अपने कहा घूमती है, दाएं। अच्छा, इसका दाएं इधर होगा, यही तो होगा, इधर तो बाएं होगा। दाएं कितना चली, 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं घूमती है और कितना चलती है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलती है, फिर अपने कहा घूम जाती है, दाई ओर। अब इसका दाया कहाँ होगा, नीचे। और दाई ओर मुड़कर कितना चलती है, 5 किलोमीटर। ये कितना चली भैया, 5 किलोमीटर चलती है। तो अब बताओ, अब मोहिनी यहाँ है, अब मोहिनी प्रेजेंट में कहा है, यहाँ है। तो बताओ मोहिनी से प्रारंभिक बिंदु, अब इससे प्रारंभिक बिंदु इसी दिशा में होगा क्या, अरे इसी दिशा में है क्या। मोहिनी से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, लेकिन मोहिनी इस दिशा में है क्या। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, जिस बिंदु से पूछा जाए ना उस पर तुम डायग्राम बना दो। जो मैंने तुम्हें डायग्राम बताया ना दिशा वाला, ये डायग्राम बना दो। यदि मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूं तो मुझे साफ साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि भैया ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम है। कौन सी है, तो ये जिस बिंदु पर मोहिनी है ना, इससे प्रारंभिक बिंदु की दिशा यही है क्या, और ये वाली दिशा तो कौन सी है, पश्चिम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, वी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे चले, इनको ध्यान से समझ लेना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, यदि किसी ने टॉपिक्स नहीं भी पढ़े और केवल मात्र वीडियो भी देख लेता तो एक एक कंटेंट समझ में आ जाएगा। अब इसने कहा यदि किसी घड़ी में 4:30 बजे है, कितने बजे भैया, 4:30 बजे, ठीक है। यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा को निर्देशित करती है तो बताओ घंटे वाली सुई। तो सबसे पहले तो मुझे घड़ी का पता होना चाहिए कि घड़ी आखिरकार कैसी होती है। मैं तुम्हारे सामने घड़ी बना देता हूं एक बार, यही घड़ी होगी क्या। अब अच्छा, इसमें कितने बजे हैं भैया, 4:30 बजे, ये इस हिसाब से बनेगी। अच्छा, 4:30 बजे हैं तो पक्की बात है मिनट वाली सुई तो ये होगी, और घंटे वाली सुई होगी ना 4 और 5 के बीच में होगी, ये घंटे वाली सुई होगी। अब कितना बज रहा है इसमें, अरे कितना बज रहा है, 4:30। अच्छा मुझे बताओ, इसने कहा है कि यदि भैया जो मिनट वाली सुई ना पूरब दिशा को बताए, मिनट वाली सुई किसको बताए, पूरब को। अब तुम्हें ये वाला डायग्राम है ना, ये जो दिशा है ना ये पूरब मान के चलनी है कि भैया ये वाली जो दिशा है ना इसकी घड़ी की, ये पूरब दिशा को अंकित करती है। तो बताओ घंटे वाली किसको। अच्छा मुझे बताओ, यदि मैं यही डायग्राम चेप देता हूं, यदि यही डायग्राम बना देता हूं, ये वाला डायग्राम बनता है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाली दिशा मैंने पूरब मान ली, कौन सा मान ली, पूरब। तो आप बताओ पूरब के दाएं, पूरब के दाएं तो दक्षिण थी क्या, और पूरब के बाएं, मैंने आपको ये डायग्राम बताया ना, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, और ये कौन है भैया, पश्चिम है। तो मुझे बता, पूरब के दाएं तो कौन है, पूरब के दाएं तो दक्षिण है, लेकिन पूरब के बाएं कौन है, उत्तर। यदि पूरब ये है तो इसके बाएं ये वाली दिशा कौन सी है, अरे कौन सी है, उत्तर है। और इसने कहा पूछा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा को, तो घंटे वाली सुई की ये दिशा है क्या, किन किन के बीच में, उत्तर और पूरब। तो भैया या तो पूर्वोत्तर का हो या उत्तर और पूरब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम करेक्ट बताया मैंने आपको। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपको इसी प्रकार से अप्रोच दर्शानी अपनी। यदि आपने इस प्रकार से किया तो क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो निश्चित तौर पर गलत होने की पूरी पूरी संभावना बनती है। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अच्छा, 21वीं सदी का प्रथम दिन पूछा है, तो मुझे बताओ 20वीं सदी का लास्ट दिन कौन सा, 2000, और 2000 में बचा कितना, 0, और 0 का मतलब रविवार। इससे अगला दिन प्रारंभिक होगा 21वीं का, तो रविवार से अगला दिन कौन सा, सोमवार। सोमवार प्रारंभिक दिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। यदि भैया 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार है, बृहस्पतिवार है, तो बताओ 3 अप्रैल 2004 को वर्ष बदला है क्या, नहीं, केवल दिन बदला है। अच्छा दिन बदला है ना, तो 1 जनवरी से कहा गया 3 अप्रैल, तो सबसे पहले आगे गया तो आगे जाए, कहां गया भैया, आगे। अब आगे कितना दिन का यही तो देखना है। तो मुझे बताओ जनवरी में कितने दिन चल लिया, 1, तो जनवरी में कितने बचे, 30 दिन। सबसे पहले जनवरी चलना, जनवरी में कितने दिन चलना है, 30। इसके बाद फरवरी, 2004 है, लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने की, 29 की। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितना, 31, और मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितना जाना भैया, अप्रैल में कितना, 3 तक जाना, कितने तक, 3 तक। अच्छा इनको सबको जोड़े या और निकालें, और निकाल लेते हैं। यही यदि और निकालता हूं तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ कितना बचा, 3, और यहाँ कितना बचा, 3 बचा ना, यही बच रहा। अब ऑड का सम कर लो, मतलब जोड़ कर लो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 पर कुछ बचा क्या, नहीं, केवल कितना बचा,
दो बचा, तो 2 दिन कहाँ जाना है आगे, कौन से वार से, बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे जाओ। कितने दिन आगे जाओ भैया, 2 दिन आगे। तो बृहस्पतिवार से आगे पहला वार तो शुक्रवार और अगला वार शनिवार। तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा वार निकला, शनिवार। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, एकदम एग्जैक्ट बताया मैंने आपको। अब देखो, यदि एक अलार्म घड़ी, कौन सी घड़ी है, यदि एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, ठीक है, 2 बजे 2 बार बजती है, जैसे 1 बजेगा ना, जैसे 1 बजा तो ये 1 बार बजी, ठीक है, जैसे 2 बजे तो ये 2 बार बजेगी, जैसे टन किया 1 बजे 1 बार टन, 2 बजेंगे तो 2 बार करेगी टन टन, तो भैया कितनी बार बजी, 2 बार। जैसे 3 बजेंगे ना 3 बार बजेगी, मतलब टन टन टन, 3 बजे कितनी बार बजी, 3 बार। तथा आगे भी इसी प्रकार बजती है, आगे भी इसी प्रकार बजती है। तो बताइए वह घड़ी एक दिन में, वह घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी। अच्छा मुझे बताओ, जब भी एक दिन की बात करेगा ना, तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है एक दिन का मतलब 24 घंटे होगा। कितना घंटे होगा भैया, 24 घंटे। तो पहले 12 घंटे में तो बजाएं। अब देखो, 1 बजा तो 1 बजे 1 बार, 2 बजा तो 2 बार, 3 बजा तो 3 बार, 4 बजा तो 4 बार, ऐसे ही करके 12 बजा तो कितनी बार, 12 बार। तो 12 घंटे में तो टोटल ये बजेगी क्या, इसका सम करना, मतलब जोड़ करोगे ना तो 78 निकलेगा। कितना निकलेगा भैया, 78। मतलब 12 घंटे में कितनी बार, 78 बार। ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इसको जोड़ कर लेना, ये योग होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। 12 है, 12 और 1 13, 12 प्लस 1 किया तो 13/2, ये कितनी बार कटा, 6 बार, 13 6 78। 12 घंटे में कितनी बार बजी, 78 बार। तो 24 घंटे मतलब दुगना, तो 78 का दुगना कर दो, 78 का दुगना करोगे तो 156 बार बजेगी। कितनी बार भैया, 156 बार। कोई है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रख लेना, जैसा क्वेश्चन है ना उसी तरीके से रिएक्ट करना है। इसने कहा कि 1 बजा, तो भैया 1 बजे टन किया, मतलब 1 बार बजी। 2 बजे तो 2 बार बजनी है, टन टन करना है। जैसे 3 बजेंगे तो 3 बार बजनी है, टन टन टन। ऐसे 4 बजे 4 बार बजेगी, इसी प्रकार से बजती रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। इसने कहा है, ये देखो लल्लू आ गया, घड़ी में 4 बजे है, घंटे में मिनट वाली सुइयों के बीच कौन, अरे लो भैया ये घड़ी बना दी, इसमें 4 बजा दो, यही घड़ी है, इसमें 4 बजा देना। तो मिनट वाली सुई तो कहाँ होगी, 12 पर। 4 बजे है तो मिनट वाली सुई कहाँ, 12 पर। घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 4 पर। अच्छा 4 बजे तो ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल 1 बड़ा खाना, 2 बड़ा खाना, 3 बड़ा खाना और 4 बड़े खाने। 4 बड़े खाने, 1 बड़े खाने में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 4 बड़े खाने में 100 कितने डिग्री का कौन बनाएगी, 120। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रख लेना, ये घड़ी और कैलेंडर है ना, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया ना, एकदम करेक्ट फॉर्म्स बताई मैंने आपको, तो इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेना। इसने कहा यदि एक कूट भाषा में, अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक कूट भाषा में काइंडली को ये कहा जाए तो एक्स्ट्रा इसको क्या कहा जाए। अच्छा कुछ नहीं, पूछ पकड़ के ले ली, ई को पहले ले लिया, ये एल है, काइंडली है, एल आ गया, डी आ गया, एन आ गया, आई आ गया और के आ गया क्या। तो इसी प्रकार से इसको बताओ, सबसे पहले कौन आएगा, आई, इसके बाद कौन आएगा, सी, इसके बाद ओ, टी, एक्स, ये है क्या कोई ऑप्शन में, ICOTXE। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में, अरे यहां तो इसको क्या बताऊं मैं, 3 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे, ये देख लेना, शब्द को इसके अनुसार एक एक अक्षर को आगे बढ़ाते जाना, ग्रुप बनाते जाना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं, निम्न श्रृंखला में अगला पद कौन सा आएगा, 7 घटाओ 1, 8 में से घटा 1 7, 7 में से घटा 1 6, 6 में से घटाओगे तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, -1 -1 -1। यहां भी दूसरी सीरीज में भी -1 किया है, तो यदि आगे भी पूछता तो 7 आता, -1 कर देना है। ठीक है, ये देखो, यदि डी के 7 कितना है, 5 है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। ये आपके इसकी सही ढंग से पीपीटी नहीं बनी है, फिर भी मैं लेके आया हूं आपके सामने। डी के बाद कौन है, जी है, जी के बाद जे, जे के बाद एम है। ये इस प्रकार से है, D/5, Z/9, Z/14, M/20। तो आगे पूछा है, आगे क्या आएगा। अच्छा देखो, 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 3 13, तो 13 और 3 कौन आएगा, 16, 16 पर कौन आएगा, पी आएगा। +3 +3 +3 क्या है, आगे जाओ देखो, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, मतलब +4 +5 +6, तो प्लस कितना 7 करना है, तो 20 और 7 कितना 27। तो पी के साथ कौन आएगा, 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, बी है, पी के साथ 27।
आगे जाओ, आगे एक ये डायग्राम बना हुआ है, इसको भी देख लेना, ये भी नहीं बना था, ये वाला ऐसे डायग्राम दे रखा है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 27 है, तो इसमें पूछा है क्या आएगा, यही है ना कि स्थान पर अगला अंक कौन आएगा, इस क्वेश्चनवाचक के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा यदि देखो ना तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये कितना क्यूब है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना 27, तो या तो 0 आना चाहिए, 0 1 2 3, या 4 आना चाहिए, तो 4 का क्यूब 0 तो है ही नहीं, तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, इसका मतलब इसमें कौन सा आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करें भैया क्वेश्चन नंबर 32, 31 हो गया ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, यदि दोनों की उम्र में 8 का अंतर है तो राम की आयु, अरे लोए भैया 5 गुना है तो 2 और 10 कर दो, यदि राम श्याम से 5 गुना है, कितने गुना 5, तो राम को तो 10 मान लो, श्याम को 2 मान लो, तो देखो उम्र में भी 10 8 का अंतर हो गया, क्या हो गया, तो राम की आयु बताओ, ये तो नॉर्मल है, राम 10 साल का है, कितने साल का 10 का। क्वेश्चन नंबर 33, दिव्या व दक्ष की औसत आयु, अच्छा 2 व्यक्तियों की औसत 44 है, दिव्या दक्ष का औसत आयु 22 है, कितना है भैया 22, मतलब इनका दोनों का टोटल करूंगा तो कितना 44, औसत दिव्या प्लस दक्ष कितना है 22 है, औसतों का योग राशियों की संख्या से गुना कर दिया जाए तो योग आ जाता है, तो कितना है भैया 44, यदि सुरभि को भी यदि कह रहा है कि यदि मैं सुरभि को भी ऐड कर दूं तो दिव्या दक्ष तो रहेंगे ही, दिव्या दक्ष तो रहेंगे, लेकिन यदि सुरभि को ऐड कर देता हूं तो 28 हो जाती है, अब की बार औसत कितना बढ़ जाएगी भैया 28 हो रही ना, ये किसकी वजह से बढ़ी, सुरभि की वजह से। अच्छा जितना बढ़ रही है ना इसको मैं ढंग से बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तो बताओ 2 की 44 थी, 3 की कितना हो जाएगी, 3 की गुना करोगे ना तो 78 हो रही है, कितना हो रही है भैया 78 नहीं 84 हो रही है, 28 84 कितना हो रही है 84, तो 3 की आयु का सम कितना हो गया 84। अच्छा पहले 44 था अब 84 हो गया, किसकी वजह से बढ़ा, सुरभि की वजह से, तो सुरभि कितने साल की निकलती है 40 साल की, है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात आई कि नहीं है समझ में। इसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना ये आयु संबंधी ही है, ऐसे मत लिया ना कि गणित कहां से आगे, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, गणितीय संक्रियाएं, वहां आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसने कहा है भैया एक वेन डायग्राम बनाना है, सोना चांदी और धातु निम्न में से कौन से बेनारिक को बताएंगे। अच्छा पहला वेन डायग्राम कहता है कि आप धातु के अंतर्गत सोने और चांदी को तो ले सकते हो, लेकिन सोना और चांदी तो अलग अलग है, दोनों ही धातु हैं लेकिन अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, देखो अभी मैं बता देता हूं, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अच्छा इसने कहा है कि आप धातु के अंतर्गत ठीक है किसको लोगे, सोने को ले लो, ठीक है ले लो, लेकिन सोने के अंतर्गत क्या चांदी आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तो ये वाला डायग्राम भी नहीं बनेगा। अच्छा फिर ये देख लो, अच्छा धातु के अंतर्गत आप सोने या चांदी किसी को ले लो, फ्री अलग से कहां से आ गया, किसको मानोगे, तो दोनों ही धातु के अंतर्गत ही आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे, सोना अलग है और चांदी अलग है, तो देखो ये तो जो प्रेजेंट कर रहा है ये तो धातु को बताता है, ये बता रहा भैया सोना को, क्योंकि धातु तो बहुत सारी हैं, ऐसी सोना और चांदी कोई धातु रह सकती है, कोई भी धातु रह सकती है लेकिन अलग अलग है, सोना अलग है और चांदी अलग है, तो ये वाला डायग्राम ज्यादा सही है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर चलता हूं, ये समझ में तो आ गया ना सबके, मैंने आपको बताया कि सोना और चांदी दोनों ही धातु हैं लेकिन अलग अलग हैं, दोनों ही धातु थे लेकिन अलग अलग हैं, और भी तो धातु इसमें बच गई जो और धातु हो सकती है, लेकिन ये दोनों जो सोना का ग्रुप है ये चांदी का ग्रुप है, ये दोनों अलग अलग है, धातु तो है लेकिन अलग अलग है। अब चले भैया क्वेश्चन नंबर 35 पर, क्वेश्चन नंबर 35 भी अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इसमें से भिन्न का चयन करना है कि अलग कौन है। अब देखो यदि किसी ने इन वाद्य यंत्रों को देखा है ना तो बीना होती है, इसमें तार का यूज होता है, कहीं ना कहीं तुमने देखी हुई सरस्वती बीना धारणी, तो उसमें तार लगा होता है ना, इसमें तार का यूज, ऐसे गिटार, गिटार में भी तार, जिसका नाम ही गिटार तो इसमें तार आएगा, ऐसे ही सारंगी होती है, यदि किसी ने देखा हो ना तो गांव में मांगने वाले आते हैं वो बेसिकली एक सारंगी का यूज करते हैं, उसमें भी तार लगा होता है, इन तीनों में तार है क्या, लेकिन बांसुरी है ये बेतार की है, इसमें कोई तार नहीं है, वैसे भी ये मुंह से बजाया जाता है, ये तीनों हाथ से बजाए जाते हैं, इतना ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर ये इनमें विभेद है, ये भैया तीनों तो एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है, तो यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंट का ही चयन करना था क्या, अरे अलग ही तो बताना है इनमें, तो अलग कौन होगी, बांसुरी। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इसने कहा है ये भी क्वेश्चन अच्छा है,
जब भी मैंने आपको पासा पढ़ाया तो मैंने आपको दो प्रकार के पासे बताए। पासा बताया, ये दो प्रकार का बताया। एक तो होता है स्टैंडर्ड पासा, जिसको हमने मानक पासा कहा। एक तो होता है पहले सामान्य, इसको ऑर्डिनरी कहा। एक होता है स्टैंडर्ड, जिसको मैंने मानक कहा। इन दोनों की पहचान भी बताइए। मानक पासे की पहचान होती है जब इनकी विपरीत सतह पर अंकों का योग, अरे विपरीत पर योग कितना हो, 7 होना, तो वो मानक पासा होगा। और यहां यदि पड़ोसी सतह पर, यदि पड़ोसी सतह पर अंकों का योग क्या हो, 7 हो, तो वो वाला कौन सा होगा, सामान्य होगा। मतलब मानक पासा यदि है ना, तो विपरीत सतह पर अंकों का योग डेफिनेटली 7 होना ही चाहिए। अब मुझे बताओ पासे में कितने अंक आते हैं, 6 तक, तो सीधा एक के विपरीत यहाँ 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत क्यों होगा, 4 होगा, क्योंकि इनका योग कितना होगा, 7 होगा। अब पूछा क्या है, 4 के विपरीत अंक, तो 4 के विपरीत कौन है, 3 है। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबको समझ में तो आ रहा है ना किस प्रकार से यहाँ पर करना है। अब इसने कहा एक एक सेंटीमीटर के 64 घनों को जोड़कर एक बड़ा घन। अच्छा, बड़ी भुजा पूछिए, तो मैंने आपको बताया छोटे घनों की संख्या एन क्यूब होती है। छोटे घनों की संख्या क्या होती है, एन क्यूब। तो एन क्यूब बराबर कितना है, 64 है। एन का मान चाहिए भैया, भुजाई तो चाहिए, एन का मान चाहिए, तो मैंने आपको बताया क्यूब रूट कर दो, सीधा इसका क्यूब रूट कर दो, तो 64 का भी क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब इसका क्यूब रूट करने पर इसकी घात तो 3 हट जाएगी, तो एन बराबर, अब 64 का क्यूब रूट करोगे तो 4 आएगा, तो एन बराबर कितना है, 4 आए। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यही है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। ये देखो, यहाँ कुछ नहीं किया है, जैसे कहा है कि 9 का संबंध जो 50 से है, वही संबंध इनमें से किस संख्या से हो सकता है। अब देखो भैया, ये 9 गुना 5 किया है और प्लस 5 किया है, गुना 5 और प्लस 5, 9 पंजे 45 और 5 50। तो ऐसा कौन सा संबंध है जहां गुना 5 और प्लस 5 करने पर हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। देखो, ये तो सीधा ही गुना 5 है क्या, 20 गुना 500 है। ये कोई गुना बैठ रहा है क्या, 18 पंजे 90, लेकिन ये तो 190 कर दिया, यहाँ भी कुछ नहीं बैठ रहा। लेकिन यदि यहाँ देखते हो ना, यदि यहाँ भी देखो, तो यहाँ 15 5 75, लेकिन गुना 5 करने के साथ साथ -5 भी किया, जबकि हमें तो +5 करना है। तो ये वाला ऑप्शन एक निकल के आता है। यदि मैं 22 गुना 5 करने के बाद 5 जोड़ता हूं, तो 22 गुना 5 कितना होगा, 110, और 110 में यदि 5 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 115। 115 मतलब देखो यही बैठ रहा है क्या, यही तो 22 का संबंध किससे होता है, 115 से। तो यहाँ भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, कईयों ने तो उसको पढ़ा ही नहीं होगा ढंग से। अरे मुझे बताओ, भोजन का संबंध जो भूख से है, वो संबंध नींद का किससे होगा। भोजन करने से हमारी क्या मिटती है, अरे भोजन करने से हमारी क्या दूर हो जाएगी, भूख दूर हो जाएगी, भूख मिट जाती है। तो ऐसे बताओ, नींद लेने से हमारी क्या दूर होगी, थकान होगी ना, पक्की बात है। नींद लेने से गुरु जी सपने भी आते हैं, तो सपने दूर थोड़ी हो रही है, तो आ रहे हैं। उसने कहा है नींद लेने से क्या दूर होगी, तो क्या दूर होगी भैया, थकान। है क्या कोई, अब इसमें होने को तो रात भी है, कि भैया नींद रात में आती, कईयों ने रात भी किया होगा। कईयों ने तो ये भी कर दिया स्वास्थ्य, कि गुरु जी भोजन करने से भूख मिटती है, तो नींद लेने से स्वास्थ्य मिटता है, ये अलग ही लॉजिक निकाल लें। लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, थकान होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ भी निम्न में से भिन्न को बताना है। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे हैं। ये जब मैं तुम्हें दोस्तों यहाँ पर वर्गीकरण पढ़ाऊंगा ना, क्लासिफिकेशन, तब आते हैं ये चीजें। ये देखो, तावा है ना, तावा, ये एक धातु है, कॉपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया, कॉपर। इसका यदि मैं लैटिन नाम पूछूं तो कॉपर है। ये पीतल है, ये पीतल यौगिक है, मिश्र धातु है वैसे भी। ये कौन है, यौगिक। ऐसी चांदी है ना, औरम बोला जाता है, ये भी धातु है। एल्यूमिनियम एल बोला जाता है, ये भी धातु है। लेकिन पीतल है ना, ये यौगिक है। यौगिक वो चीज होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है। तो ये पीतल है ना, ये ध्यान में रख लेना, ये पीतल पिताजी है। पीतल कौन है, पिताजी। पीतल किस किस से मिलकर बनता, मतलब तांबा, और जी मतलब जिंक। ये दो चीज का भैया मिश्रण है, तांबा और जिंक का। तो बेसिकली ये यौगिक है, तो ये अलग है। भिन्न को ही तो पहचानना था। 3 तो धातु और एक कौन है, यौगिक या मिश्र धातु। तो यहाँ पर अलग कौन है, वी वाला ऑप्शन है। ये मैं आपको बता देता हूं, यहाँ आपको जो करेक्ट करना है कौन सा अलग है भैया, वी वाला ऑप्शन है। इसके बाद आगे चलें। अच्छा ले, ये कहा है 2 की घात, सही नहीं लिखा गया, 2 की घात 50 का आधा क्या होगा। अब देखो, यहां भी नाटक किए कईयों ने। 2 की घात 50 का आधा किया, गुरु जी सीधा सीधा आधा कर देते, 2 की घात 25 होगा। होता है क्या भैया, 2 की घात 50 का आधे का मतलब किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। 3 का आधा, 3 में 2 का भाग, 50 का आधा, 50 में 2 का भाग, तो दे तो दिया गुरु जी।
2 की घात 50 में 2 का भाग दे दिया, ले रे भैया 2 की घात 25 आ गया। ऐसे थोड़ी है, इसका मतलब है 2 को आपको 50 बार गुना करना है, यही तो मतलब है। और यहाँ इसमें भाग देना है तो उसको तुम छोटा सा टुकड़ा लिख दो, 2 गुना 2 की पावर 49 लिख दो क्या, यही तो है। आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, और नीचे 2 का भाग देना तो 2 से 2 कट जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो कितना बचा, 2 की पावर, आज से ध्यान में रख लेना, 2 की पावर 50 का आधा 2 की पावर 49 है। गुरु जी ये तो न्यारा ही बता दिया, यही है सही भैया। 2 की पावर घात 50 का उल्टा या आधा कितना है, 2 की पावर 49, ये इसने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 49 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज होंगे? फिगर काउंटिंग नहीं पढ़ा है लेकिन समझ लेना, जब त्रिभुजों की गणना करवाऊंगा ना तो आधार को ध्यान में रख लेना है। यहाँ आधार पहली जो आकृति है ना इसमें देखो, ये वाली जो फिगर है ना इसमें ध्यान में रख लेना कितने आधार है, 1 2 3 4 और 5। इसमें कितने आधार है, 1 2 3 4 और 5। तो एक आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या होती है इनका योग होता है, इनका क्या होता है, योग। तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। इस आधार पर तो कितने बन गए, ऐसे देखो ये भी 2 आधार है क्या, इन पर देखो 1 और 2 और 1 की कॉमन 3, मतलब इनका योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना 3। ऐसे ये भी आधार है क्या, इस पर कितना 3, इनका योग कितना 6। तो भैया टोटल कितने त्रिभुज बने, 15 और 3 18 और 6 24। कितने त्रिभुज बने टोटल, 24 बने। तो ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे छोटा सा कंसेप्ट, इसमें ज्यादा है तो नहीं करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसने कहा है, ये जो क्वेश्चन है ना इसको समझ लेना, हालांकि मैं तुम्हें फिगर काउंटिंग में ढंग से समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमें आकृतियों की गणना करनी है, नो टेंशन रहो, लेकिन फिर भी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से डील करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, दीपक रवि का भाई है, ठीक है, ये मैंने बना दिया, दीपक किसका भाई है, रवि का, ये एरो भी लगा दिया, भाई है, ठीक है। इसने कहा है रेखा अतुल की बहन है, रेखा अतुल का कोई संबंध है, इसने कहा है रेखा है ना भैया अतुल की बहन है, ये बहन है, ठीक है। और क्या कहा है, रवि रेखा का पुत्र है। अच्छा इसने कहा है कि रवि है ना वो रेखा का पुत्र है, तो बताओ रेखा दीपक से, रेखक का इसका दीपक का, किसका भैया, दीपक का रेखा से क्या संबंध होगा। मुझे केवल इतना सा बता दो, यदि रेखक का पुत्र रवि है तो रवि का ही तो भाई है, तो कहीं ना कहीं रेखा का ही पुत्र कौन होगा, दीपक होगा। लेकिन इसको यहां समझ लेना ढंग से, इसने कहा है रेखा से, तो एरो किससे लगा रहा, रेखा से दीपक की ओर, मतलब रेखा दीपक को क्या बुलाएगी, पुत्र बुलाएगी ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, हालांकि माँ भी है गुरुजी, दीपक की माँ है, लेकिन यदि ये पूछता दीपक से रेखा का किस प्रकार संबंध है, यदि यही पूछता दीपक से रेखा का संबंध बताओ, तब तो मान था, तब तो क्या था, जैसे साला और जीजा निकलता ना, ऐसे कंसेप्ट है। यदि दीपक से पूछा जाता तो दीपक से एरो किसकी तरफ जाएगा, रेखा, लेकिन अब की बार रेखा से पूछा है तो रेखा से एरो किसकी तरफ जाएगा, दीपक की तरफ, मतलब रेखा दीपक को क्या बुलाएगी, पुत्र बुलाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, इसने क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। इसने कहा है 49 छात्रों के कृषम नितिन प्रारंभ से, अच्छा लो भैया मैंने आपको बताया कुल बराबर होता है प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, यही होता है क्या, यही होता है। यदि मुझे प्रारंभ चाहिए या अंत चाहिए तो 1 कर दूंगा इधर, कुल प्लस 1 हो जाएगा। और कौन सा चाहिए, अंत चाहिए क्या, देखो अंत से चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि अंत बराबर कुल में 1 जोड़ दो और जो दिया है उसको घटा दो, कौन दिया है, प्रारंभ। कुल कितने हो जाएंगे 49 और 1 50, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, किससे दिया, प्रारंभ से, कौन सा 18वां। तो यदि 50 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 32, तो अंत से कौन सा स्थान है 32वां। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था किसी का। इसने कहा, अब ये देखो यदि तुमने यहाँ पर पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग को ढंग से पढ़ा तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है। इसने कहा है, इसका लेना देना कुछ नहीं है, यदि सफेद को काला कहें, लाल को पीला कहें, पीले को नीला कहें और नीले को हरा कहें, कहना तो इसी प्रकार से। अब बताओ भैया, बताइए आकाश का रंग कैसा होता है, गुरुजी नीला होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लेकिन नीला होता है, लेकिन नीले को कहा क्या है, हरा कहा है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा भैया, सही डी होगा। ध्यान रख लेना मेरी बात, जिस प्रकार से उसने कहा है ना उसको ही मान के चलना है। यदि उसने ये कहा है ना कि नीले को हरा कहना है तो हमें भी नीले को क्या कहना है, हरा कहना है। ये रीजनिंग है, जैसा कहोगे ना ऐसा ही मान के चलना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। यदि ये कह देना, एक कथन निष्कर्ष में तुम्हें बताऊंगा
कि सभी गधे पिताजी हैं, तो गधों को क्या मान लेना है, पिताजी मान लेना। इस प्रकार से समझ लेना, ये रीजनिंग है जिस प्रकार से कहा जाता है। अच्छा, कई कई बार ऐसे कह देता है सभी गधे बच्चे हैं, तो गधों को क्या मान लेना है, बच्चे मान लेना है। इस प्रकार से मान के चलना है आपको, ठीक है। अच्छा, शब्द दे दिया भैया इसने, एक लंबा चौड़ा शब्द दे दिया, अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता पूछा है। ध्यान रख लेना, इसको पढ़ लेना ढंग से, कहीं बनाया जा सकता है पढ़ लो और पहला पहला ऑप्शन बन रहा है टेक किया जाओ सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसने पूछा नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के क्वेश्चन में देख लेना ढंग से, जो शब्द हमें दिया है ना, उस शब्द के जितने भी अल्फाबेट्स उसने दिए एज इट इज केवल उन शब्द के अक्षरों का और जितनी बार अक्षरों का प्रयोग किया गया है। यदि मान लो किसी अक्षर में 3 बार प्रयोग किया गया, 2 बार प्रयोग किया गया किसी अक्षर का, तो उसी को ध्यान में रखना है बस। जैसे देखो, यदि मैं आई की बात करूं तो आई 1 बार है, 2 बार है, तो मुझे जो नया शब्द बनाना उसमें भी आई केवल 2 बार ले सकता हूं, 2 से ज्यादा नहीं ले सकता। जैसे देखो, ये वाला शब्द बन जाएगा क्या, ये वाला आई एन ए टी आई, ये तो दिख ही रहा आई एन ए टी आई, और दिख जाएगा, बन जाएगा। देखो दूसरा बन जाएगा का टी ई डबल आर ए आई एन, देखो टी है क्या है, डबल आर है क्या है, इसके बाद ए है क्या है, आई है क्या है, एन है क्या है, मतलब ये वाला भी बन जाएगा। आर ई एल नहीं है इसमें भैया, एल है क्या नहीं, मेरे पास मूल शब्द दिया है इसमें एल है क्या नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा। लेकिन आगे भी देख ले, चलो क्रिएशन है क्या, सी आर ई है, सी आर ई है, टी आई ओ एन, मतलब ये भी बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता। लो, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 47 में देखना, एक वेन डायग्राम दिया है जिसमें 3 विषय के छात्र दिए। ये जो पहला लिखा है ना, ये फ्रांस है, यदि किसी को नहीं दिख रहा हो ना तो ये फ्रांस है, ये स्पेनिश है, और ये जापानी है। कौन सी पानी, जापानी है। अब इसने कहा है भैया, यदि ये एक वेन डायग्राम है 3 विषयों के विद्यार्थियों को नोटिस करता है, दर्शाता है, तो यहां पर इसने बताया उन छात्रों को बताइए जो फ्रेंच पढ़ते हैं, स्पेनिश पढ़ते हैं। फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही पढ़ते हैं, लेकिन जापानी के लिए मना कर रहा है। तो जो जापानी के अंतर्गत आता है उसको तो छोड़ दो, बाकी फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले कॉमन में कौन है, 20 है, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है भैया, इसके बाद अब ये आ गया, लो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो आ ही गया। इसने कहा है सभी कुत्ते क्या हैं, गधे। लो भैया, कुत्तों को गधे मान के चला, तो हमें बनाना है सभी कुत्ते क्या हैं, तो कुत्ते किसके अंतर्गत आएंगे, गधे के। पक्की बात है, सभी कुत्तों को क्या बनाया इसने, गधे बनाया है। और सभी गधे क्या है भैया, सभी गधे क्या हैं, बैल हैं, तो गधे किसके अंतर्गत आएंगे, बैल के अंतर्गत आएंगे। सभी गधे किसके अंतर्गत आएंगे, बैल के। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, क्या पूछा है, गलत पूछा है। अब एक एक कथन की चर्चा करें। कुछ कुत्ते गधे हैं क्या, देखो कुछ कुत्ते, अरे अब सभी कुत्ते गधे हो गए तो कुछ तो होंगे ही, तो ये वाला सही है। कुछ गधे बैल हैं क्या, कुछ गधे बैल हैं क्या आ रहा है, जब सभी गधे बैल हो गए तो कुछ तो होंगे, ये भी सही है। सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, देखो सभी कुत्ते और सभी गधे किसके अंतर्गत आ गए, बैल के, तो ये वाला भी कौन सा है, सही है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं विकल्प, कोई गलत है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ कौन सा सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आगे चलो, समझ में तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, इसने कहा है सभी सेब क्या है, संतरे। चलो बनाओ, सभी सेब क्या है, संतरे हैं, तो संतरे के अंतर्गत कौन आएंगे, सेब आएंगे, ठीक है। कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे क्या है, पपीते हैं, ये बन गया डायग्राम, ठीक है। इसने कहा है कुछ सेब पपीते हैं क्या, अरे कुछ सेब पपीते हो सकता है क्या, यदि मैं ऐसे बना देता हूं तो हो तो सकता है, लेकिन मेरा तो यही वाला डायग्राम बन रहा, एक जगह हो सकता है एक जगह नहीं हो सकता, इसका मतलब वो गलत होगा, पक्की बात है ये। यदि सही होना चाहिए तो सब जगह सही होना चाहिए, अगर एक भी डायग्राम में गलत हो जाता तो वो वाला निष्कर्ष क्या होगा भैया, तो पहला क्या है, गलत है। कुछ पपीते क्या है, सेब हैं, अब कुछ पपीते सेब है क्या, नहीं, तो उल्टा सीधा एक ही दे दिया, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष गलत है क्या, न तो एक सही है न दो, मतलब दोनों ही क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। इसको मैं ढंग से पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब देखो ये वाला भी एक यहां पर आ जाता है, इसने कहा है कुछ चाबियां ताले हैं, ठीक है भैया, कुछ चाबियां क्या हैं, ताले हैं। कुछ ताले दराज नहीं है, अच्छा दराज बाहर भी आ सकता है, दराज यहाँ कुछ के लिए मना किया तो कुछ हो सकती है, यहां भी आ सकता है। और फिर इसके बाद क्या कहा है, सभी दराज क्या है, मेज है। चलो ये सभी दराज क्या है, ये दराज है,
और ये मैंने मेज मान लिया। ठीक है भैया। अब इसने कहा है कोई चाबी दराज नहीं है। यदि यहां मैं देखता हूं तो कोई चाबी दराज है क्या? नहीं है। चलो भैया ये वाला डायग्राम बन सकता है और ये वाला मेरे अनुसार सही हो रहा है, लेकिन ये एक डायग्राम ये भी तो बन जाता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो इसमें सब तरीके के डायग्राम बनाए जा सकते हैं। चाबी हो गया, ताले हो गया, कुछ ताले दराज नहीं है, ये हो गया। अच्छा यदि इसको मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो इस प्रकार से भी बना सकता हूँ दराज, और सभी दराज मेज हैं। सभी दराज क्या है? मेज हैं। तो ऐसे भी बना सकता हूँ क्या? तो देखो पहला यहाँ सही था कि भैया कुछ कोई भी चाबी दराज नहीं, लेकिन यहाँ सही है क्या? पहला यहाँ सही लेकिन यहाँ गलत। कुछ चाबियां दराज हैं क्या? हैं। ठीक है। कम से कम कुछ चाबियां दराज नहीं है। यहाँ देखो इसने कहा है कि कम से कम कुछ चाबियां दराज नहीं, जबकि यहाँ कह रहा है, इसका मतलब यहाँ भी दूसरा सही गलत सही गलत, एक जगह सही दूसरी जगह गलत, एक जगह सही दूसरी जगह गलत। तो या तो दोनों ही गलत होनी चाहिए, दोनों ही क्या होनी चाहिए? गलत। तो ऑप्शन देखते हैं, चलो केवल निष्कर्ष एक सही है क्या? अच्छा एक तो सही नहीं है भैया, एक तो गलत है। केवल निष्कर्ष दो सही है क्या? ये भी गलत है। न तो एक सही न दो, अच्छा इस पर भी देख सकते हैं कि एक सही एक दो, दोनों ही गलत है। लेकिन इसने कहा या तो एक सही है या दो सही है। ये भैया आइदर और वाली जो सिचुएशन बनती है ना, ये ज्यादा सही लग रही है मुझे। भैया या तो आप एक को सही मान के चलो या दो को, किसी एक को तो मानना पड़ेगा। अरे या तो कुछ चाबियां दराज हो सकती है या कुछ चाबियां दराज नहीं हो सकती, किसी एक को तो सही मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा, या तो इसको सही मानो या इसको, एक को तो सही मानना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। तो भैया पूरे 50 क्वेश्चन का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वाला सॉल्यूशन आपको बेटर लगा होगा पिछले वाले सॉल्यूशन से। इसमें पूरे क्वेश्चन ढंग से देखे हैं। मुझे केवल इतना सा बता देना, यदि अभी भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कमेंट करके उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना है और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। अगली वीडियो में मिलते हैं।